सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है उसका हम 19वां चैप्टर कवर कर रहे थे। और 19वां जो चैप्टर है उसके अंदर हम जो 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद और जो मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने दो वीडियो कवर कर लिए हैं। दो वीडियो में सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने महाजनपदों को एक मैप के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करवाई थी दोस्तों। साथ ही जो जानकारी के स्रोत है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हमने जो 16 महाजनपद है इन सभी के कैपिटल के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, साथ ही हमने बात की थी जो अनेक जो ऐसे जनपद जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, कहीं पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा। फिर सेकंड वीडियो में हमने बात की सभी जो 16 महाजनपद है उनका हमने जो विस्तार से वर्णन किया है, उसकी राजधानी, उसका जो क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, और कैसे कैसे उसकी राजधानी को चेंज किया जाता है विथ मैप के अकॉर्डिंग आपको बताया था। आज हम दोस्तों हम बात करेंगे जो महाजनपद कालीन जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज इस लेसन का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं महाजनपदों की शासन व्यवस्था। ठीक है, देखिएगा शासन व्यवस्था की चर्चा करते हैं कि जो महाजनपद था, मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद कालीन जो शासन व्यवस्था के अंदर जो आपको पता है कि जो शासन व्यवस्था थी, कहीं ऐसे जनपद जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी, कहीं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। तो देखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? जनता अपना प्रतिनिधि चुनती थी, यानी कि राजा को अपनी जनता ही चुनती थी। ऐसे अनेक जनपद थे। ठीक है, और ऐसे जनपद थे, ऐसे भी थे जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कहने का मतलब जो शासक होता था वो वंशानुगत शासन करता था। ठीक है, जैसे राजा है, राजा का पुत्र फिर राजा बनेगा, ऐसे वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन था और गणतंत्रात्मक गण या समूहों के द्वारा शासन किया जाता था। देखिएगा दोस्तों, हम राजा की बात अपन करते हैं। देखिएगा राजा है, राजा की अगर बात करें, राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। जो राजा होता था दोस्तों, जो मगध की ले लीजिएगा और 16 महाजनपद थे, वहाँ पर जो राजा होता था उसको गणपति कहा गया था। ठीक है, कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहा गया। अनेक ऐसे जनपद थे, महाजनपद थे या जनपद थे, वहाँ पर राजा को गणपति कहा गया और कुछ में उसको राजा भी कहा गया था। राजा निर्वाचित किया जाता था दोस्तों। ठीक है, राजा निर्वाचित होता था, यानी कि जनता के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता। लेकिन दोस्तों कहीं ऐसे भी जनपद थे दोस्तों, जो महाजनपद थे, जहाँ पर राजा वंशानुगत हुआ करता था। तो ठीक है, तो राजा की बात हमने कर ली है। एक बार फिर से देखिएगा, राजा को संभवतः गणपति कहा गया है। कहीं कहीं ऐसे महाजनपद जहाँ पर राजा को राजा कहा गया है और राजा का निर्वाचन कहीं पे निर्वाचित होता था, कहीं पर उसको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में वंशानुगत आधार पर उसको चुना जाता था। दोस्तों ये तो हमने राजा की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, यानी कि राजा को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, यह परिषद गणपति या राजा को शासन चलाने के लिए सलाह देती थी, यानी कि जो मंत्रीगण होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि किस तरह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद होती है और शासन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इकाई होती, यूनिट थी, वो आपकी कौन थी? मंत्री परिषद थी, यानी कि मिनिस्ट्री थी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री क्या करती थी? राजा को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा की सहायता करती थी या सलाह दिया करती थी। ठीक है, तो ये होती थी। ओके, अब देखिए परिषद की चर्चा करते हैं। देखिए परिषद क्या है? देखिए दोस्तों, परिषद आपको पता होना चाहिए जो यह वर्तमान लोकसभा के समान थी। ठीक है, आज अगर हम जो अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, एक तो आपका अपर हाउस, एक लोअर हाउस। ठीक है, और अगर हम अंग की बात करें पार्लियामेंट की तो 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका प्रेसिडेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति को मिलाकर हम अंग के रूप में हम ले सकते हैं, पार्ट के रूप में हम लोकसभा राज्यसभा को कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो लोकप्रिय जो सदन है दोस्तों, जो आपका लोअर हाउस है, तो जो
उस महाजनपदों में जो परिषद हुआ करती थी वर्तमान में जो आपका लोकसभा उसके समान होती थी। ठीक है, गणपति या मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। यानी कि जो गणपति हुआ था राजा हुआ करता था, और जो मंत्री परिषद होती शासन के बारे में वो परिषद को बिल्कुल अपनी जानकारी दिया करती थी। ठीक है, परिषद के सब सदस्यों का चुनाव जनता करती थी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो परिषद के अंदर जो कुछ कैंडिडेट बैठते थे, यानी कि वहाँ के जो सदस्य होते थे उनका जो चुनाव होता था वो जनता ही करती थी। ठीक है, यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य भी बैठते थे। ठीक है, तो इसमें परिषद में दोस्तों जो परिषद के सदस्यों के साथ साथ जो गणपति यानी कि राजा है और राजा के सलाह देने वाले जो मंत्री परिषद यानी कि मंत्री हुआ करते थे वो भी इससे सदस्य बैठते थे इसी में। ठीक है, तो ये तो परिषद होगी। अब देखिएगा सैन्य व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं कि महाजनपद काल के अंदर जो सैनिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों। देखिएगा, गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति हुआ करते, यानी कि जो गणराज्य होते थे यानी कि जो भी जितने भी महाजनपद होते थे, ठीक है, उनकी एक सैनिक व्यवस्था होती थी जो अपनी राज्य की रक्षा करते थे। उसके लिए सेना होती थी और सेना को संभालने के लिए जो उसका एक सेनापति हुआ करता था। युद्ध के समय दोस्तों जनता सेना का साथ देती थी। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे भाई आक्रमणकारी होता था या आक्रमण करते थे, अगर दूसरा एक जनपद दूसरे महाजनपद पर आक्रमण करते थे, जनपद है ना, तो उसमें सेना की सहायता के जनता भी उस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध के अंदर दोस्तों जो हमारी जो उस महाजनपद की जो सामान्य जो जनता थी वो भी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करती थी, और बड़े बड़े जो नगरों और राजधानियों की देखभाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी करती थी दोस्तों, सैन्य व्यवस्था के रूप में। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों न्याय व्यवस्था की चर्चा अगर हम करें तो न्याय व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि न्याय व्यवस्था क्या है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। जो राजा ही जो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता, न्याय करता था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो महाजनपद थे, जो महाजनपदों का जो आर्थिक सोर्स क्या था, यानी कि आर्थिक व्यवस्था के लिए उनके पास से कौन से सोर्स थे उसकी हम चर्चा करें। देखिएगा, आर्थिक की व्यवस्था के जो सोर्स थे वो एक टैक्स हुआ करता था और आय व्यय हुआ करता था। तो वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था सुधरने का काम करते थे ये। ठीक है, देखिए कर और आय व्यवस्था की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कृषि, व्यापार और व्यवसाय से कर लिया जाता था। ठीक है, वनों और खादानों से होने वाली आय राज्य की होती थी, जिससे मंत्री परिषद, सेना और पुलिस का जो खर्चा होता था वो चलाया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो जो पुलिस वगैरह है, सेना को व्यवस्थित करने के लिए उनसे रसद की सामग्री है, गोला बारूद है, हथियार वगैरह है, वो जुटाने का काम किया करता था सेनापति। और वो कौन सी आय से, वनों और खादानों से जो आय होती थी उनसे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल में दोस्तों आपको पता है प्राय आरंभिक राज्यों को नगरों और लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसी से क्या होता था, इसी से जो आपका इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास होता है। और लगभग 700 BC में आते आते लोहे का पहले अधिक से प्रयोग होने लगा, यानी कि लोहे से अधिक होने लग गया। ठीक है, लोहे का प्रयोग अधिक होने लग गया था दोस्तों। लोहे का प्रयोग समझ गए थे दोस्तों, ठीक है, उसकी उपयोगिता के बारे में समझ गए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य का उदय होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था 16 महाजनपदों के अंदर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से मगध राजनीतिक और भौतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों, महत्वपूर्ण था, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मगध आसपास के जो महाजनपद थे उन पर आक्रमण करता है और अपने साम्राज्य के अंदर विलीन कर लेता है, इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था दोस्तों। ठीक है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग
200 साल के भीतर मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था दोस्तों। ठीक है, कारण क्या था दोस्तों इतना शक्तिशाली बनने का कई कारण थे दोस्तों। कुछ कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जाता था और सभी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हाथी सेना का महत्वपूर्ण अंग था दोस्तों कि मगध का वाला जो आसपास वाला जो जंगली एरिया था वहाँ पर लंबे समय तक युद्ध में लड़ने वाले हाथी वहाँ पर मिलते थे। तो हाथी सबसे इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो हाथी होने के कारण दोस्तों वो आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। इसके साथ दोस्तों मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ यातायात, जल आपूर्ति तथा भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी और मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि आपको पता है कि मगध है नदी चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। जैसे आपको गंगा नदी है, सोन नदी से घिरा हुआ था। वहाँ पर जो उपजाऊ मृदा थी दोस्तों, ठीक है, उपजाऊ मृदा होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में फसल वगैरह होती थी, इसलिए भी ये बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा तीसरा रीजन मैं आपको बता दूं कि मगध में लोहा खनिज के भंडार भी मिलते हैं, जिससे लोहा निकाल कर दोस्तों आपको पता है हथियार वगैरह है, औजार वगैरह है, ये उसका निर्माण किया जाता, जो युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता था। तो ये 3-4 कारण थे दोस्तों जो मगध को शक्तिशाली बनने में। इसके साथ ही दोस्तों अगली बात अगर करें कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवरस थी। पहाड़ियों से बीच बसा गिरिवज एक किलेबंद शहर था, जिससे क्या है कि आसपास से यानी चारों तरफ से कोई भी शक्तिशाली और भी अगर कोई महाजनपद उस पर अटैक नहीं कर सके। गिरिवज 5 पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा होता, चारों तरफ से घिरा होने के कारण दोस्तों ये सुरक्षित था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता दूं कि मगध पर प्रमुख जो राजवंश थे दोस्तों, कौन कौन से राजवंशों ने मगध पर शासन किया था, उनके नाम बता दूं, शासक के नाम और वंश के बारे में दोस्तों। हर्यक वंश है। हर्यक वंश के अंदर दोस्तों 2 ऐसे शक्तिशाली शासक थे। एक तो बिंबिसार का पुत्र दोस्तों अजातशत्रु, इन्होंने शासन किया था दोस्तों। इसी के साथ इस हर्यक वंश की समाप्ति के पास बाद में इस यहाँ पर शुंग वंश ने शासन किया, जिसका शासक शिशुनाग वंश था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि इसके बाद में इस शिशुनाग वंश के बाद में इस पर नंद वंश के शासकों का शासन हो जाता है, जिसकी स्थापना नंदवन के नंद ने या महान पद्मनंद और घनानंद इसके प्रमुख शासक थे दोस्तों। फिर दोस्तों आपको पता है कि नंदवंश का जो शक्तिशाली जो शासक है घनानंद की हत्या करवाने के बाद में, जैसे दोस्तों जो आपका चाणक्य है जिसने मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर शासन पर बिठा देता है, तो फिर बाद में नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हो जाता है, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक शासक बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अनेक राजवंश हुए। तो यहाँ पर हम इन सभी राजवंश को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपकी क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक, इसमें इतना ही दे रखा है। अगर दोस्तों आपको इन सभी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में, गुप्त वंश मौर्य वंश के बारे में डिटेल से प्रत्येक शासक के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो दोस्तों प्लीज़ मैंने अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसका एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको सीक्वेंस से प्रत्येक वंश के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ पर विजिट करके आपको उनको डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिएगा ये आपका ये लास्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो मैंने अब आपको बताया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराटनगर। ये मरुस्थलीय महाजनपद था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन सा दोस्तों, आपका अस्मक है। अस्मक की राजधानी पाटन या पौधन था, जिसने जो अवंती इस अस्मक को मिला लेती है बाद में। इसके साथ ही दोस्तों 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था, यानी कि आपको पता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन फिर बाद में जो आपका जैन ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र
भगवती सूत्र के अंदर भी दोस्तों इसका वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने 19वां चैप्टर बिल्कुल 3 वीडियो के साथ आज हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरा एक कहना मानिएगा, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी लाइब्रेरी ग्रुप में, या कोई एजुकेशन कोई ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप हो, या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट का कोई ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को आप बिल्कुल एक बार फिर से कहना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम 20वां चैप्टर करेंगे कवर। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।